हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज में इसमें डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 311 से 316 को कवर करेगा। तो इस टॉपिक को करने से पहले आप अपनी बुक को अपने साथ में ओपन कर लीजिए और एक पेंसिल अपने हाथ में लेके बैठो। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ा था। तो वही सेम चीज हमारी हेलो एरीन्स के अंदर भी होती है। फाइन। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट रिएक्शन विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ओपन पेज नंबर 311। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें हेलो एल्केन्स में, आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या है कि जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स में वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म से होती है जो हमने किया था। अगर हम बात करें हेलो एरीन्स की तो इसमें ये रिएक्शन हमारी एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं। जो हमारे हेलो एरीन्स है वो हमारे यहाँ पे देखो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, वो हमारे काफी कम रिएक्टिविटी शो करते हैं फॉर न्यूक्लियोफाइल्स और फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट रीजन इज हमारा जो हेलो एरीन है उसमें क्लोरीन, सपोज क्लोरीन, ब्रोमीन या कुछ भी, तो हेलोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर हमारा क्लोरीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता है। अगर मैं OH दे रही हूँ या मैं कोई भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दूं तो क्लोरीन हट जाता है और उसकी जगह पे OH अटैच हो जाता है। और उसके लिए मुझे इस क्लोरीन को यहाँ से हटाना होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना होगा। इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। सो इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट हेलो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए वो इजिली हो जाता है। सेकेंड रीजन कि रिएक्टिविटी या रिएक्शन लेस रिएक्टिव क्यों है। अनदर थिंग इज अगर हम हेलो एरीन की बात करते हैं तो इसमें जो कार्बन है जिसमें हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, जहां से वो बाइंड किया हुआ है, वो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फाइन। और अगर मैं इस नॉर्मल कार्बन की बात करूं, हेलो एल्केन के कार्बन की बात करूं, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड में s करेक्टर ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 33.3%, बट sp3 में 25% s करेक्टर है। और आपको पता है कि जो S है वो साइज वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। तो इट मींस कि जो हेलो एरीन्स है उसका जो ये कार्बन है हमारा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करेगा। वो इस क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी हेलोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करके रखेगा। इसके अंदर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा एज कंपेयर टू हेलो एल्केन का कार्बन। तो वो इतना इजिली क्लोरीन, ब्रोमीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। इट इज लेस विलिंग टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू हेलोजन एज कंपेयर टू sp3। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये भी हमारी कम हो जाएगी। ये हो जाएगी 169 पिकोमीटर की, जो हेलो एल्केन में 177 होती है। और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट इज व्हाई ये लेस रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड थिंग इज इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन मतलब अगर SN1 मैकेनिज्म की हम बात करें जिसमें केटायन बनता है, SN2 में तो ये इतनी हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा कि वैसे ही रिएक्टिविटी कम है। अगर SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं जिसमें पहले कार्बोकेटायन बनता है, तो ये जो कार्बोकेटायन और इसमें हम कहेंगे फिनाइल केटायन बनेगा, ये फिनाइल केटायन हमारा बहुत ही मतलब ये स्टेबल नहीं होगा। इट इज वेरी अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल है।
क्योंकि रेजोनेंस भी इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो फिनाइल केटायन अनस्टेबल होता है, दैट इज व्हाई ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी स्लो दिखाता है। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये जो हमारा हेलोएरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो यहाँ से रिपल्शन होगी। अनदर थिंग इज, यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन मिलेगा। So because of possible repulsion, it is less likely for electron-rich nucleophile to approach electron-rich arenes. Fine. Next thing is replacement by hydroxyl group. अब अगर हमें इसको रिप्लेस करवाना ही है किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करता है हेलोएरीन में। क्लोरीन को हटा के OH लग सकता है, बट कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है, हार्ड है। इन दिस केस हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल बाय हीटिंग इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH at a temperature of 623 Kelvin and a pressure of 300 atmosphere. अगर हम इस रिएक्शन को इस कंडीशन में करवाते हैं, तो ये OH जो है ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल। फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अगर हम NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर देते हैं, तो पहले इस यहाँ पे हमारा ONa अटैच होता है, ONa। उसके बाद H+, यहाँ पे हमने लिखा है ना सेकेंड H+ की प्रेजेंस में Na को रिप्लेस करता है H+ और यहाँ बन जाता है OH। दिस इज द मैकेनिज्म। फाइन। अब अनदर थिंग इज, अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, नाइट्रो मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव नेचर में होता है, पॉजिटिव होता है NO2 में। तो अगर मैं बेंजीन रिंग में NO2 लगाऊं, तो ये रिएक्शन मेरी फास्ट हो जाएगी, ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, पहले यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में जब NO2 नहीं था तो मुझे NaOH और 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ रहा था, प्लस 300 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम नॉर्मल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 443 केल्विन पे ही Cl से OH को रिप्लेस करवा पा रहे हैं, अगर मेरा पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है तो, नाइट्रो ग्रुप लगा है तो। अगर इसमें दो पोजीशंस पे है, ऑर्थो और पैरा, दो पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप है, तो क्या होगा, मुझे और नॉर्मल कंडीशंस देनी पड़ेगी। ये जो मैं इतनी हार्श कंडीशंस दे रही हूँ, अब मेरी कंडीशंस थोड़ी सिंपल होती जाएंगी। तो मैंने NaOH और टेम्परेचर यूज किया 368 केल्विन H+ की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिला, Cl रिप्लेस हो गया OH से। ये कब हुआ, अगर मेरा ऑर्थो और पैरा दो पोजीशंस पे NO2 है। नेक्स्ट, कंडीशंस और ज्यादा इफेक्टिव हो गई, और यू कैन से ये रिएक्शन और ज्यादा इजी हो गई अगर मैंने इसमें 3 NO2 यूज किए, ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। अगर मैं 3 नाइट्रो ग्रुप लगाती हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो ये रिएक्शन वार्म करने से ही, एंड NaOH की भी जरूरत नहीं है, H2O में ही ये रिएक्शन मुझे क्या देगी, OH, जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से। राइट। सो इन दिस केस हमारा जो NO2 ग्रुप है वो हमारा अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाया जाए तो ये इफेक्ट प्रोनाउंस होता है, तो ये रिएक्शन फास्ट होती है। पर अगर मैं NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगाऊं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान रखना। वाई, ये है मेरा पैरामैग्नेटिक, पैरा पे NO2 ग्रुप। राइट। तो फर्स्ट इज स्लो स्टेप, पहले ये हमारा स्लो स्टेप हो रहा है, इस OH ने आके यहाँ पे
यहाँ पे इस कार्बन के साथ मेरा OH ज्वाइन हुआ, ये मेरे इंटरमीडिएट्स हैं। इसकी वजह से मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो देख सकते हो, ये 11th क्लास में हमने किया था। मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से यहाँ पे पैरा पे मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और दैट इज वाई ये रिएक्शन फिजिबल होगी, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ये रिएक्शन होना चाहेगी। राइट। अनदर थिंग, ऑर्थो पोजीशन पे भी यही होगा, क्योंकि ऑर्थो पे भी अगर NO2 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर ये मेटा पोजीशन पे है तो मेटा पे मेरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होती है, मेटा पे नहीं। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस रिएक्शन के लिए अगर मेरा NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगाया जाए तो। फाइन। तो मुझे उसके लिए वही कंडीशंस देनी पड़ेगी जो मुझे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के लिए देनी पड़ रही है। फाइन। सो this is about the reaction that how the hydroxyl group replace chlorine, how the hydroxyl group replace halogen group from haloarine. Fine. Now next is electrophilic substitution reaction. अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत सिंपल है और आपने ये 11th क्लास में किया हुआ है। अगर आपको 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से आती है तो 12th की ऑर्गेनिक में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा हेलोएरीन है, इसके पास ऑब्वियसली लोन पेयर्स हैं जो अभी हमने किया भी था। ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ये लोन पेयर से, और यहाँ पे ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फाइन। तो ये तब हो रहा है अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि हेलोजन जो है वो एक उसका लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ से सोचें तो क्लोरीन, ब्रोमीन ये हमारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, इस कार्बन से ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। फाइन। तो जब ये हमारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने 11th में किया था, -I इफेक्ट, जिसकी वजह से ये जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये रेजोनेंस का इफेक्ट हमारी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो मेरी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो इससे मेरी रिंग डीएक्टिवेट होगी समवट, ऐसा नहीं है पूरे तरीके से, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्टिवेट भी हो रही है, तो समवट वो डीएक्टिवेट होगी एज कंपेयर टू बेंजीन। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और नेगेटिव पे अटैक करते हैं, अगर ये सिर्फ बेंजीन होता तो ये डीएक्टिवेशन नहीं होती और वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती। बट अगर ये हेलोएरीन है, हेलो बेंजीन है, तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के लिए थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि इसमें एक डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट भी आएगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फाइन। तो इसके लिए हमें थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेंगी एज कंपेयर टू बेंजीन, इट रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस। फाइन। सबसे पहला है हेलोजिनेशन। अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल इसके लिए आपको आना चाहिए, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था, अच्छा वो अभी हम बात करते हैं। पहले हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हमारे पास है ये हेलोएरीन, मैंने Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में FeClO4 माइनस और Cl प्लस बन जाएगा जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे अटैक करेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्थो बेंजीन, ऑर्थो मतलब डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेरा पैरा वाला होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, ये आपने 11th क्लास में बहुत डिटेल में विद द मैकेनिज्म किया था।
अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में NO2 ग्रुप, जो कि एक पॉजिटिव NO2 बन जाता है, N इज पॉजिटिव इन दिस केस, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, जिसमें पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, सल्फोनेशन इज H2SO4, H2SO4 मेरा HSO4 माइनस और this is not the thing, but HSO4 minus और SO3H plus और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो SO3H प्लस जो है, जिसमें सल्फर प्लस है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये हमारा अटैक करेगा पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन को, और मुझे ये मिल जाएगा, और ऑब्वियसली पैरा इज मोर स्टेबल, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। राइट, नेक्स्ट में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है, ये सब 11th में आपने किया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सेम चीज है, CH3Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 है, AlCl3 की प्रेजेंस में ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 प्लस एंड AlCl4 माइनस। ये जो CH3 प्लस है वो मेरा अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। राइट, तो इससे मैं टोल्यूइन बना सकती हूँ, नॉट दैट टोल्यूइन, मतलब CH3 ऐड करवा दिया, बट इसके साथ क्लोरो भी है, सो इट इज 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन, तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनर एंड पैरा पोजीशन पे मेजर। अब यहाँ पे मेरे पास है हेलो एरीन, इसमें मैंने ऐड किया CH3COCl, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CH3CO प्लस बन जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा, तो ये जो COC प्लस हो जाएगा, ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और COCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, COCH3 यहाँ जुड़ जाएगा, इसे हम बोलते हैं फिनोन, एसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन, सो इट इज 2-chloro एसिटोफिनोन, दिस इज 4-chloro एसिटोफिनोन, तो मेजर जो होगा वो पैरा वाला होगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारा जो हेलो एल्केन में हमने किया था, पर यहाँ पे देखो क्या होता है, ये भी आपने 11th क्लास में किया है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स, फर्स्ट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिर हम करेंगे फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन कहता है कि अगर मेरे पास एक हेलो एरीन है, ये भी हमने हेलो एल्केन में भी किया था वुड्स रिएक्शन, अगर मेरे पास एक हेलो एरीन है, मैं उसमें सोडियम Na ऐड करती हूँ और RX, दिस इज हेलो एल्केन, दिस इज हेलो एरीन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में हम सिर्फ हेलो एल्केन की बात कर रहे थे। वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलता है कि अगर हम एक हेलो एरीन ले ले और एक हेलो एल्केन ले ले, और सोडियम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वाटर नहीं होना चाहिए, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगी, तो हमें क्या मिलता है, हमारा बेंजीन रिंग पे यहाँ पे X जो है वो इस R से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हाइड्रोकार्बन अटैच हो जाएगा, तो एक बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोकार्बन लग जाएगा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, साथ में NaX। अब इसका मैकेनिज्म देखो, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको समझना। तो बेसिकली यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, वेरी सिंपल, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, यहाँ से X अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने पास, Na ऑलरेडी उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो Na है और ये जो X रेडिकल बनेगा, विच इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा NaX, और ये जो हमारा रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये जो हमारी बेंजीन रिंग है वो रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगी, ये बेंजीन रिंग, उसके बाद नेक्स्ट RX जो मेरे पास हेलो एल्केन है, इसके अंदर ये अगेन होमोलिटिक क्लीवेज होगी, NaX के साथ जुड़ के NaX बना देगा और मेरा R रेडिकल बन जाएगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये रेडिकल बन जाएगा, तो मेरे पास बेंजीन का रेडिकल है, मेरे पास एल्काइल ग्रुप का रेडिकल है, जो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और मुझे क्या मिल जाएगा, एक ये दोनों आपस में अटैच हो गए, एल्काइल एरीन, ये मुझे क्या मिल गया, एल्काइल एरीन। राइट, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग पे दिस इज हेलो एरीन CH3Cl, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मुझे यहाँ पे अटैच हो गया CH3 एंड NaCl, मुझे मिल गया NaCl, सो दिस इज मिथाइल बेंजीन, एल्काइल एरीन,
नेक्स्ट इज लास्ट फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या है कि अगर हम दो हेलो एरीन्स, जैसे वुड्स रिएक्शन थी ना, उसमें हमने दो हेलो एल्केन की बात करी थी विद दो सोडियम, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं दो हेलो एरीन्स है मेरे पास सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसमें दो आर ग्रुप ज्वाइन हुए थे, एल्काइल ग्रुप्स ज्वाइन हुए थे वुड्स रिएक्शन में। फिटिक रिएक्शन में दो एरीन बेंजीन रिंग्स अटैच हो गई, जिसे हम कहेंगे डाइफिनाइल विद NaX बन गया, और यहाँ पे ब्रोमीन है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बन जाएगा NaBr एंड दिस इज डाइफिनाइल, तो इसे हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। So this is all about haloalkanes and haloarenes. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में पहले हम इसकी कन्वर्जन्स करेंगे, तो हम बात करेंगे कन्वर्जन्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। So thank you so much. See you in next video.